NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? प्राकृतिक संसाधन और जीवाश्म ईंधन, नेचुरल रिसोर्सेज और एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? नाम से ही स्पष्ट है कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, वायु, जल, मृदा, खनिज। अब इनमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है अक्षय और एक होता है समाप्त होने वाले। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन इनएग्जॉस्टिबल इसको कहते हैं, जो असीमित मात्रा में है, जो कभी ख़त्म ना हो, जो मानव की गतिविधियों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। और दूसरे टाइप का होता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जिनको एग्जॉस्टिबल बोलते हैं, जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है और लगातार यूज होते रहें तो मानव के उपयोग से समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज और वन। तो ये सारे अभी तो हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका लगातार यूज होते होते ये समाप्त हो जाएंगे। अतः इनके लिए हमें विशेष रूप से विचार करना चाहिए। नौ सेकेंड टॉपिक क्या है? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एग्जॉस्टिबल, ये जो ऊपर पढ़े थे वो प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं, और इनका निर्माण कहाँ होगा? तो मृत जीवों के अवशेष से होता है। मृत जीव के अवशेष ही तो जीवाश्म कहलाते हैं, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जिनका निर्माण मृत जीवों के अवशेषों यानी जीवाश्मों से हुआ है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। आप इस पे विचार करिए कि इनको यूज करते समय हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, जिनको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, तो बहुत सोच समझ के इनका उपयोग करना चाहिए हमें। इनका उदाहरण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारा इनका उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों इनका उदाहरण है। अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है कोयला, कोल। निर्माण कैसे होता है? तो देखते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व घने वन, जो प्राकृतिक वन थे, उनमें क्या हुआ कि कुछ कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, जैसे कभी बाढ़ आया, कभी भूकंप आया, उनके कारण वो मिट्टी के नीचे दब गए। और मिट्टी के नीचे जब वे दब गए तो उच्च दाब लगा उनको, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा और उच्च तापमान भी लगा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगा। तो इस पर क्या हुआ कि मृत वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी जो हमारे प्राकृतिक जो घने वन थे, प्राकृतिक प्रक्रियाओं यानी बाढ़, भूकंप वगैरह के कारण मिट्टी के नीचे दबने पे उच्च दाब और उच्च तापमान सहने के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। कार्बनीकरण नेक्स्ट क्या है? तो कार्बनाइजेशन किसे कहते हैं? मृत वनस्पति के धीरे धीरे, ये जो अभी प्रोसेस देखे ऊपर कि मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन होता है, इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण क्या होता है? तो मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही जो है कार्बनीकरण कहलाता है। चूँकि कोयला जो है वो कार्बन का ही बना होता है, इसलिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अब है नेक्स्ट कोयले का प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं कोल का, यानी कोल से और क्या क्या उपयोग की चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि वायु की अनुपस्थिति में, अगर वायु अनुपस्थित हो जाए तो उसमें अगर कोयला को गर्म करेंगे तो कोयले से निम्नलिखित उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये 3 प्रोडक्ट हैं। पहला है कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है कोयला गैस। कोक क्या होता है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। मतलब अगर सबसे शुद्ध रूप कार्बन का कुछ है कोयला से निकलने वाला, तो उसको कोक कहते हैं, शुद्ध रूप है। और यह कठोर होता है, संरद्र होता है यानी पोरस होता है, यानी इसमें छिद्र होते हैं, और काला पदार्थ है। इसका उपयोग इस्पात के निर्माण में भी होता है और धातु के निष्कर्षण में भी होता है। आगे हम लोग धातु का निष्कर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसके बारे में फिर से बात करेंगे। तो कोल याद रखना है कि सबसे शुद्ध रूप है कोयला का। नौ कोक जो है सबसे शुद्ध रूप है कोयला का, कार्बन का। तो कोल टार जो है वो क्या होता है? नेक्स्ट जो है सेकेंड कोल टार, ये क्या होता है? तो यह लगभग 200
कोलतार जो है वो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। यह एक अप्रिय गंध वाला, मतलब इसकी जो गंध होती है अच्छी नहीं होती है, और ये काला गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में बिटुमिन से पहले और विभिन्न संश्लेषित पदार्थों के निर्माण में होता है। अच्छा, ये कोलतार वही है, अलकतरा भी शायद इसको कहते हैं। जो रोड जो बनता है ना, कंक्रीट जो डाला जाता है और कंक्रीट को मिक्स करके जो चिपकाया जाता है रोड में, वो इसी कोलतार को यूज़ करके बनाया जाता है। तो अब कोयला गैस तीसरा है। कोल गैस वो क्या है? तो यह कोक बनाते समय प्राप्त होती है और इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। तो ईंधन के रूप में कोल गैस यानी कोयला गैस का उपयोग होता है। ये थे 3 पार्ट, यानी कोयला को प्रोसेस करके क्या क्या बनाया जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रो मीन्स होता है रॉक। पेट्रोलियम, पेट्रो मीन्स होता है रॉक। रॉक मतलब पहाड़ पर्वत, और लियम मतलब क्या होता है? पेट्रो प्लस लियम। पेट्रो मतलब रॉक यानी पहाड़, और लियम का मतलब होता है ऑयल यानी तेल, यानी ये पहाड़ का तेल है। देखते हैं निर्माण कैसे हुआ है। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों से हुआ है। यानी पेट्रोलियम है कैसे बना? तो समुद्र में रहने वाले जितने जीव थे उनके मृत अवशेषों से हुआ है, उनके जीवाश्म से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो ये समुद्र तल में जमा हो गए और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब के कारण पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। एकदम सेम प्रोसेस है, जैसे वो कोयला का हम लोग पढ़े थे वैसे ही पेट्रोलियम का है। अब सेकेंड क्या है कि पेट्रोलियम शोधन, रिफाइनिंग कैसे करेंगे? तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम एक गाढ़ा गहरे रंग का तैलीय द्रव होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा गहरे रंग का तैलीय द्रव है जो विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमिन का मिश्रण होता है। मतलब ये जो हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ियों में, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, या अन्य उपयोग के लिए जो मोम वगैरह यूज़ करते हैं और बिटुमिन वगैरह, वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ही आता है। ये जो काला गाढ़ा गहरे रंग का तैलीय द्रव है, इसी के रिफाइनिंग से वो सारा चीज़ आता है, ये सारा चीज़ आता है। अब पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम जो है, इसी को परिष्करण कहते हैं। मतलब ये रिफाइनिंग प्रोसेस जो है क्या है कि अगर आपसे पूछे कोई रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, तो होता क्या है कि पेट्रोलियम चूँकि एक गाढ़ा लिक्विड होता है, मोटा गहरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव है, इसी को अलग अलग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल में पृथक करने की जो विधि है, विभिन्न संघटकों का पृथक्करण करने की जो विधि है, इसी को परिष्करण या रिफाइनिंग कहते हैं। जो पेट्रोलियम परिष्करणी यानी रिफाइनरी में किया जाता है, ये बड़े बृहद पैमाने के यंत्र होते हैं, इनमें किया जाता है, मशीन होते हैं। उपयोगिता क्या है? तो गैसोलीन जो पेट्रोल, आप उसका उपयोगिता आप जान ही रहे हैं कि गाड़ियों में यूज़ होता है। डीजल ये भी गाड़ियों में यूज़ होता है। मिट्टी का तेल जो केरोसिन है, इसका भी यूज़ बहुत आपको पता ही है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी घर के सिलेंडरों में यूज़ होता है, और पैराफिन, मोम ये कैंडल के रूप में यूज़ होता है। तो उपयोगिता तो बहुत है, इसीलिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग किया जाता है ताकि ये सब हमें शुद्ध रूप में मिल सके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। विशेषता क्या है? तो यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन आपको पहले भी 2 बार डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। मृत जीवों के जो है जीवाश्म से बनते हैं, ऐसे ईंधन जो मृत जीवों के जीवाश्म से बनते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, क्योंकि इनका परिवहन पाइपों द्वारा आसानी से हो जाता है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। अगर इनको परिवहन करवाना हो तो प्राकृतिक गैस जो है वो पाइपों से हम लोग परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और ये एक स्वच्छ ईंधन इसीलिए कहलाता है क्योंकि इनके जलाने से, इनके बर्निंग पे, कंबसन पे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। सीएनजी, इसमें सेकेंड पार्ट है सीएनजी। सीएनजी क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही सीएनजी कहा जाता है। ये एक तरह का प्राकृतिक गैस है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आप देखे होंगे कार, बस ये सब सीएनजी वाले आ गए हैं,
क्योंकि यह पेट्रोलियम से कम प्रदूषणकारी है। पेट्रोलियम से कम प्रदूषण देता है और माइलेज भी कहा जाता है कि इनमें ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव सोर्स है हमारे फ्यूल का। तो सीएनजी जो है वो पेट्रोलियम से कम प्रदूषणकारी है। नाउ लास्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन, कैसे कैसे संरक्षित किए जा सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन आपको पता चल गया होगा कि कितने सीमित हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं। इनके जलने से वायु प्रदूषण और वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये बार बार सुनने को मिलता है न्यूज़ में, वैश्विक उष्मन जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। मतलब इनको विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब सोच विचार के यूज़ करना आवश्यक है। नहीं तो अगर हम बिना सोचे समझे इनको लगातार यूज करते गए तो वायु प्रदूषण तो होगा भी, और ये एग्जॉस्टिबल हैं यानी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इन्हें देख भी नहीं पाएगी। तो इसलिए सस्टेनेबल इनका यूज होना चाहिए। अब ये पीसीआरए, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के कुछ सुझाव हैं कि पीसीआरए है क्या। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक कॉरपोरेशन है, मतलब एक एसोसिएशन है। तो इनके कुछ सुझाव हैं जो जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण करने के लिए कुछ सुझाव इन्होंने दिया है। वो क्या है वो देखते हैं। तो पीसीआरए के सुझाव क्या क्या हैं देखिए। गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, ये पहला है कि अगर आप गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे तो जीवाश्म ईंधन का कहीं ना कहीं आप बचत कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो पहला उपाय ये है, इनका सुझाव ये है। अब दूसरा सुझाव इनका क्या है कि यातायात लाइटों पर या जाम की स्थिति अगर है तो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। इससे क्या होगा, ईंधन की बचत होगी, आपका भी माइलेज भी सही होगा और ईंधन की बहुत ज़्यादा बचत होगी और खर्च भी कम आपको पड़ेगा, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण भी हो जाएगा। अब तीसरा सुझाव इनका क्या है कि टायरों का दाब सही रखें, ये इनका तीसरा सुझाव है। इससे क्या होता है कि अगर गाड़ी में टायर का दाब सही होता है तो ईंधनों की बचत होती है। तो बार बार आप उसको चेक करवाएं और जो ऑप्टिमम अमाउंट है, माने उचित प्रॉपर जो अमाउंट है वो उसमें भरवा के रखें। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, ये चौथा इनका सुझाव है कि अगर आप मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी का नियमित रखरखाव करते हैं, सुनिश्चित करते हैं इसके लिए, तो फिर क्या होगा, जीवाश्म ईंधन संरक्षित रहेंगे। ये चारों पीसीआरए के सुझाव थे। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अ लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, for a lot of thanks for supporting, watching and subscribing, liking, sharing. Thanks all of you.